Powerful nations make places powerful. Now, how the statement is actually, settling down with respect to ASEAN. तो देखिए, अगर किसी देश को ताकतवर बनना है तो उसके लिए अलायंसेस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात नई नहीं है, ये प्राचीन काल से ही सिद्ध होती है, राइट। अब अगर वर्ल्ड के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो भी इसके टेंडम में ही चलेगी, यानी कि इसके साथ चलेगी। तो ऐसा ही कुछ हमने पिछले कुछ समय में देखा है विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज पॉलिसी इन आसियान। तो अब उसी को आज हमें डिस्कस करना है। यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके आपको मैं बीच बीच में आपको हाईलाइट बताता रहूंगा कि देखिए ये पॉइंट्स हैं, इसको ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइन जरा देखिए, इंडिया फुल्ली सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड आसियान। ये मिस्टर एस जयशंकर का स्टेटमेंट है। यूनिफाइड आसियान, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि एक्चुअली खतरा क्या है आसियान को, वाई वी आर एक्चुअली स्ट्रेसिंग कि हम सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड आसियान। यूनिफाइड आसियान से हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए आसियान का, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या चैलेंजेस हैं आसियान को लेकर और इंडिया कैसे एक तरीके से यू कैन से एक ऐसा आउटर लेयर खड़ा कर रहा है जिससे कि आसियान साथ में रहे और इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसके साथ भी अलाइन रहे। तो हम बात करेंगे आसियान सेंट्रलिटी के कंसेप्ट की, जहां से एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले तो आसियान है क्या? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें 10 नेशंस हैं। साथ क्यों आए थे? देखिए, जब ये देश आजाद हुए कॉलोनियल पावर से तो यहां पर टर्मोइल था, पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल टर्मोइल। तो ऐसे में टर्मोइल कब हटेगा? जब ये देश एक साथ आएंगे एक विजन के साथ। मैं आपको बता दूं, उस समय यूएस भी एक क्रेडिबल फोर्स की तरह था कि आसियान जैसी एंटिटी बननी चाहिए और आसियान जो देश हैं इस रीजन के वो साथ आने चाहिए। इसका एक रीजन बताया जाता है कि यूएस नहीं चाहता था कि जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है वो इन देशों पर आए। यूएस चाहता था कि जो कैपिटलिस्ट मॉडल है उसके बिहाफ पर ये प्रोग्रेस करें और ऐसे में यूएस भी सपोर्ट करना चाहता था। इस मार्केट के पोटेंशियल को भी यूएस यूज करना चाहता था अलॉन्ग विद अदर वेस्टर्न नेशंस। तो जरूरत इनकी भी थी और वेस्टर्न नेशंस की भी थी। तो अब जो 10 नेशंस हैं ये तो आपको पता लग गया। मोटो थोड़ा ध्यान रखिएगा, VIC ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, राइट। अब 10 जो नेशंस हैं उसको याद करने के लिए आप अपना नेमोनिक बना सकते हैं। एक नेमोनिक में यहां पर आपको बता रहा हूं, टीवी क्लिप MBBS, यानी कि T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में रह जाएगा। ये वो रीजन है। एक तरीका है, इसको मैप को देख लीजिए तो इससे भी दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ जेनेसिस 1967 में स्टार्ट होता है विद बैंकॉक डिक्लेरेशन, यहां से स्टार्ट होता है। अब इंडिया के लिए एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इंडिया पिछले कुछ समय में आगे बढ़ रहा है, आपके लिए डिटेल में जाने से पहले इंफॉर्मेशन, PSR ऑप्शनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से। दोज हु आर प्लानिंग टू एक्चुअली टेक दिस ऑप्शनल, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑप्शनल। त्यागी लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, हैंड रिटन नोट्स। GS फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, तो अभी क्लासेस 3-4 क्लासेस हुई हैं। 8 अगस्त तक एडमिशंस ओपन है। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब क्वेश्चन आएगा यहां से तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो आसियान को हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एशिया पैसिफिक। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हम एशिया और पैसिफिक इन 2 रीजन को एक यहां पर एक रीजनल आर्किटेक्चर की बात करते हैं आसान भाषा में, यानी कि इन देशों के बीच में किस बिहाफ पर रिलेशंस होंगे, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, वो कौन डिसाइड करता है? आसियान डिसाइड करता है। तो ऐसे में न्यूक्लियस ऑफ एशिया पैसिफिक हम इसको कह सकते हैं। साथ में इंडियाज गेटवे टू दिस एशिया पैसिफिक रीजन, इंडिया को इस क्षेत्र की जरूरत है। कारण पहला, इकोनॉमिक पोटेंशियल। अगर पता है हमें कि वेस्टर्न नेशन जो हैं वो अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं जैसे कि प्रोटेक्शनिस्ट लेयर्स ला रहे हैं, और ये वो समय है जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहता है, हम कर रहे हैं। तो हमें एक्सपोर्ट के लिए मार्केट की जरूरत है, तो यानी कि हमें गेटवे की जरूरत है। तो वो गेटवे कौन दे रहा है? आसियान दे रहा है। आप कहेंगे सर व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड गेटवे इस वजह से क्योंकि अगर आसियान एज अ ग्रुपिंग में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो ऐसे में इस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अपने हितों को वहां पर सुरक्षित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखिए, ये रूल है
इतिहास का कि हमेशा पावर एक क्षेत्र में नहीं रहती, यानी कि पावर का जो सेंटर है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे कि एक समय था जब 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी का, जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो यूरोप होता था, स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप, राइट। फिर वो फर्दर वेस्ट शिफ्ट हुआ और फिर वो यूएस के पास आया। अब कहा जा रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है आसियान की तरफ, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में। तो कुछ तो बात होगी इस रीजन में, तभी ये शिफ्ट हो रहा है। तो अगर पावर सेंटर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू इकोनॉमी, ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, तो जाहिर सी बात है इंडिया को वहां पर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना होगा। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, इंडियाज बिगेस्ट एलाय है इस रीजन का ये आसियान। तो यानी कि अगर एक मेंस में आपको बेसिकली आंसर लिखना है क्वेश्चन का, तो अगर आप इनमें से 3 भी याद रखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन को अपना अच्छा बना सकते हैं। यानी कि जब आसियान का इंट्रोडक्शन लिखें तो क्रिस्प ये टर्म्स आप यूज कीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास अभी पेन और पेपर है, नहीं है तो बाद में लिख लीजिएगा जरूर। नाउ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद इंडिया ने स्टैंड लिया फॉर द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अदर नेशन, चाहे वो अफ्रीका थे, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे। तो यानी कि उस कंटेक्स्ट से हम साथ हैं। साथ में इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म। साथ में आपको याद होगा नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो कहने का मतलब है कि जब इनका शुरुआत हुई थी एज इंडिपेंडेंट नेशनल आइडेंटिटी, तो उस समय जो इनके इंटरेस्ट थे उसमें इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा था। अब मैं कुछ केस स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी आपको देता हूं। जैसे कि अगर इंडोनेशिया की बात करें तो जब डचेस का वहां पर रूल था तो इंडिया ने 2 स्टैंड लिए थे। सबसे पहले तो जैसे रिकैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी इंडोनेशिया को, तो इंडिया ने स्टैंड लिया था यूएन में। साथ में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था जिससे कि वहां एसेंशियल सिविल सप्लाईज वहां के लोगों को पहुंचाई जा सकें। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया वाज सपोर्टिंग इंडोनेशिया, राइट, जब इंडोनेशिया आजाद हो रहा था। साथ में एक बहुत ही रोचक किस्सा है मिस्टर बीजू पटनायक, जो फादर थे, फादर मतलब अब तो डिमाइज हो गया उनका, जो नवीन पटनायक जो अभी आपके उड़ीसा के सीएम है, उनके फादर नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने स्पेसिफिकली पर्सनली ही फ्लू टू सुमात्रा, इंडोनेशिया का भाग, और वहां से उस समय जो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे सुल्तान शरीर, उनको भारत लेकर आए थे रिफ्यूज देने के लिए। तो आई थिंक वी हैव हिस्टोरिकल कनेक्शन। साथ में उसके बाद इंडोनेशिया के साथ हमने डिफेंस टाइज करे। यहां पर जो इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज है इसको इंप्रूव करने के लिए इनके ऑफिसर्स को भी इंडिया में ही ट्रेनिंग दी जाती थी। आप याद ऐसे रख सकते हैं DDN, डीकोलोनाइजेशन, अभी आपको बताया भाई इनको आजादी दिलाने में भारत ने साथ दिया था, और N यानी कि नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो मुझे बताइए इस तरीके से डायमेंशन याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अब जरा यहां पर एक टर्म देखिए, इंडो चाइना रीजन। तो इसको पढ़ के ये नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में अच्छा इंडिया चाइना की बात करें, नहीं, हम इंडो चाइना रीजन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दैट रीजन, हैव अ लुक। तो इंडो चाइना रीजन जब कहेंगे तो इसका मतलब समझिएगा कि इंडिया के ईस्ट में और चाइना के साउथ और साउथ वेस्ट में जो ये पेनिनसुला है इसको हम कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला। क्लियर है बात। साथ में अगर वर्ड यूज हो कहीं पर भी किसी स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में फ्रेंच इंडो चाइना, तो फ्रेंच इंडो चाइना में स्पेसिफिकली ये वाला रीजन आता है जिसमें आपका लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। आप याद रख लीजिएगा CLV को हम कहते हैं फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, यहां पर इनका राज था। क्लियर है। लेकिन जब मैं इंडो चाइना कहूंगा तो इसमें म्यांमार भी आ जाएगा और थाईलैंड भी आ जाएगा। क्लियर है। तो CLMTV इस तरीके से 5 नेशंस याद रखिएगा जब मैं इंडो चाइना रीजन कहता हूं। फ्रेंच इंडो चाइना यानी कि 3 रीजन। यूपीएससी इन बारीकियों पर खेल जाती है तो आप ट्रैप में मत फंसिएगा क्योंकि आपको बता दिया गया है, याद रहेगा आपको ट्रिक। 2-3 बार देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपसे गलत नहीं होने वाला, टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ इकोनॉमिक रिलेशंस। अब जब आंसर में लिखना होता है ना कुछ डेटा अगर आप देते हैं तो आपके आंसर की लेजिटिमेसी इंप्रूव होती है, राइट। अब सारा डेटा रटने की जरूरत नहीं होती लेकिन कुछ जो बेसिक है वो तो समझ में आना ही चाहिए। जैसे कि आसियान बीइंग इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, और 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एक्चुअली लाइंग इन दैट एरिया। तो ये तो आसानी से याद रख सकते हैं ना भाई, आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आसियान और इंडिया की अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की 1/4 25% पॉपुलेशन इसी एरिया में। और जहां पॉपुलेशन है वहां डिमांड है, जहां डिमांड भी है, स्किल्ड लेबर भी है। तो मुझे बताइए इकोनॉमिक पोटेंशियल भी उस एरिया में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं आपको लास्ट में मेंस का क्वेश्चन दूंगा तो उसमें अपने आंसर की लेजिटिमेसी को इंप्रूव करने के लिए आप 2 डेटा तो कोट करेंगे, 4th एंड 1/4। इसको तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो डेटा है वो चेंज होता रहता है, यानी कि कितना एक्सपोर्ट इंडिया करता है आसियान में और कितना आसियान करता है यहाँ पर, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर अ रेफरेंस यू कैन रीड। क्लियर है बात। स्मार्ट वर्क करना है। साथ में अगर हम आसियान के साथ इंडिया के ट्रेड की बात करें तो ये देख लीजिए टॉप 3 नेशंस कौन से हैं, सिंगापुर, मलेशिया एंड वियतनाम, और सबसे लास्ट कौन है, लाओस है। ठीक है, तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से बनता है।
क्लियर बात। सबसे ऊपर तो सिंगापुर है, सिंगापुर के बारे में तो आप सुना ही होगा, ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एफडीआई विच एक्चुअली कम इनटू इंडिया इज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर, राइट। नाउ अब देखिए इंडिया आसियान के बीच की जो टाइज हैं उनको हिट पता है कब हुआ, जब इंडिया जो आरसीईपी के नेगोशिएशंस है उससे बाहर हो गया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कहा जा रहा था कि इस पूरे क्षेत्र के इकोनॉमिक फ्यूचर को चेंज कर देगी, क्योंकि ये सबसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साबित होगा, यानी कि जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमें लगता है कि आरसीईपी ये चाइना सेंट्रिक है, इंडिया के इंटरेस्ट यहां पर पूरे नहीं हो रहे। तो जाहिर सी बात है भाई, हम जब हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है आरसीईपी की कंडीशंस, तो हम क्यों साबित होंगे? क्योंकि कहा जा रहा था कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर ये सीवियरली इंपैक्ट हो सकता है, तो फिर हम क्यों अपने सेक्टर को इंपैक्ट होने देंगे? तो इससे आसियान देशों ने नाराजगी जताई कि इतना एफर्ट कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि पूरी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो जाएगी, तो फिर आप बाहर क्यों चले गए? तो देखिए कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये चाइना सेंट्रिक था, तो इंडिया ने सही करा, बाहर आ गया। लेकिन आसियान नेशंस का कहना है नहीं, आरसीईपी इज एक्चुअली आसियान सेंट्रिक, आसियान देशों के हितों को वहां पर देखा जा रहा है, और सभी के हित जो उसके पार्ट बन रहे हैं सबके हित वहां पर देखे जा रहे हैं। ये एक्चुअली वर्सेस हो गया, यहाँ पर चाइना सेंट्रिक है या फिर आसियान लेड है, ठीक है। नाउ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑन द साइडलाइंस ऑफ क्वाड 4 देश क्यों साथ में आए? पर्पस था कि चाइना जो एक्चुअली रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर स्पेसिफिकली इन दिस रीजन उसको दरकिनार करने पर तुला हुआ है, हमें उसको लाइन में लाना है, राइट। हमें ऐसी पार्टनरशिप्स फोर्ज करनी है जिससे कि इस क्षेत्र के साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र के देश हैं उनके इंटरेस्ट, क्योंकि जुड़े हुए हैं इस एरिया से, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं, पैसिफिक की बात कर रहे हैं, वो सिक्योर किए जा सके। तो साइडलाइंस पर बनाया गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो आसियान देश भी इसका भाग बने हैं। तो अब इसके 4 पिलर्स हैं। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, गलत मत करके आना। TSCT यानी कि ट्रेड, एक तो ट्रेड पोटेंशियल को बढ़ाना है, राइट। सप्लाई चेन, देखिए स्पेशली कोविड टाइम में ये दिमाग खुल गया है सभी देशों का कि चाइना पर ओवर डिपेंडेंस इज अ सुसाइड। यस, आई एम यूजिंग दैट वर्ड। रीजन, यूरोप के हालात देख लीजिए, इवन यूरोपियन पार्लियामेंट ने व्हाइट पेपर रिलीज किया, यानी कि एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, और उन्होंने खुद कहा कि भाई चाइना पर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल सप्लाईज, और इस वजह से भी कई सारी मौतें हुई जो बचाया जा सकता था अगर हमारी सप्लाई चेन रेजिलेंट होती या डाइवर्सिफाइड होती। सीधी सी बात, आसान भाषा में आपको बता दूं, यानी कि जो सामान आप चाइना से लेते हैं आपके पास अदर ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस वो इस कंडीशन का फायदा उठा सकता है। तो ऐसे में सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। अब मुझे बताइए आसियान इसमें साथ क्यों आए होंगे? क्योंकि आसियान को भी सेम लगता है, वेस्टर्न नेशंस को भी यही लगता है, तो इस वजह से साथ आ रहे हैं। साथ में क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी इसको जरूरत है। तो IPEF कह रहा है कि आप चाइना पर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद करेंगे, और ये इंटरेस्ट आपके लिए भी, सबके लिए है, तो इसमें भी मदद करेंगे। साथ में टैक्स एंड एंटी करप्शन। टैक्स एंड एंटी करप्शन क्यों? हमें ऐसे टैक्सेस रखने हैं और अपनी इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट रखना है जिससे कि आपके देश को एज अ टैक्स हेवन यूज ना किया जा सके। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आपके देश में आकर बस जाते हैं। तो मुझे बताइए इससे क्या आपके देश के दूसरे देशों से रिश्ते ठीक चलेंगे? नहीं, क्योंकि आपके देश का इस्तेमाल दूसरे देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और आप ऐसा करने दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से ये 4th पिलर यहां पर रखा गया है, तभी मैंने यहां पर वर्ड यूज किया एंटी करप्शन। तो अगर मुझे बताइए 4 पिलर से क्वेश्चन आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 4 पिलर, ठीक है, और वहां पर एक रख दे वो डिफेंस, ठीक है। तो IPEF, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, तो यहां ऑप्शन में डिफेंस क्या कर रहा है? तो तुरंत आप कहेंगे नहीं नहीं डिफेंस नहीं है 4th पिलर। क्लियर है बात? नाउ अब देखिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार ये तो अभी पार्ट नहीं बने हैं, लेकिन बाकी पार्ट बन गए हैं। मोस्ट आसियान कंट्रीज एग्री टू बी पार्ट ऑफ दिस। कारण क्या है? मैंने आपको बताया, वो खुद चाहते हैं इन पैरामीटर्स पर अपनी डाइवर्सिफाई करना इंटरेस्ट को। वो चाइना पर ओवर डिपेंडेंस जो है, जिसका हश्र हमने पेंडेमिक पीरियड में देखा है, वो नहीं चाहते ऐसा हो। अब इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की बात करें तो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वो एक तरीके से हमारा सेंट्रल पीस है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारा विजन है, विजन इन द सेंस जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करना है, इसके लिए इंडिया कर क्या रहा है? दिमाग में आना चाहिए क्या कर रहा है भाई। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। हम क्यों कर रहे हैं? एक तो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि आपको बताया, हमें
इस रीजन का जो मार्केट का पोटेंशियल है, हमें एक्सपोर्ट करना है, वहां पर उस मार्केट पोटेंशियल को टैप करना है, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, राइट। तो इस वजह से उनके साथ रिलेशन बेटर रखने होंगे। सिक्योरिटी पोटेंशियल कारण, अब साउथ चाइना सी में इशू चलता रहता है, चाइना कहता है ये रीजन मेरा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आसियान देश कहते हैं मेरे हैं, तो यानी कि वहां कन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है। अगर हम आसियान देशों को मजबूत कर दें तो मुझे बताइए चाइना को एक स्ट्रांग वहां पर यू कैन से एक काउंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और चाइना को वहां पर काउंटर मिलेगा तो चाइना टेंशन को थोड़ा रिलैक्स करेगा टुवर्ड्स आवर लद्दाख रीजन, राइट। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमें यहां पर जरूरत है। आपने सुना होगा, मैंने भी कई बार बोला है ये बात, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा था दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो अगर चाइना हमारा दुश्मन है फिलहाल इस कंटेक्स्ट में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर, और चाइना दुश्मनी मानकर चल रहा है इन दिस मैरीटाइम रीजन, साउथ चाइना सी वाले रीजन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या होगा, दोस्त होगा। तो उसके साथ तो हमें रिलेशनशिप फोर्ज करनी ही पड़ेगी। पॉलिटिकल कारण, मैंने आपको बताया कि अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, तो जाहिर सी बात है अगर ये देश बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर, बहुत ज्यादा पावरफुल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हेजेमनी बना लेंगे जैसे कि चाइना की हम सोच रहे हैं। इसका कारण ये है, बस इसका मतलब ये है कि यहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मार्केट का पोटेंशियल है, ट्रेड का मतलब ट्रेड पोटेंशियल है, रूट पोटेंशियल है, सिक्योरिटी पोटेंशियल है। तो इस वजह से जितनी भी मेजर पावर्स हैं वो सब अलाइन हो रही हैं इस क्षेत्र की तरफ। तो जब दुनिया का फोकस इसकी तरफ है तो ऐसे में अगर हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा इंडिया आसियान फोरम के द्वारा, तो आपको ही लगता कि हमारा जो स्टेटस होगा वो इंप्रूव होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर दूसरे देश आसियान में अपने इंटरेस्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं और इंडिया ऑलरेडी एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखता है, तो जो मेजर पावर्स हैं उनके कंपैरिजन में भी इस रीजन में हमारा स्टेटस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे होंगे। बात पकड़ में आ रही है आपको? तो दिस इज द रीजन। तो कोर जो टेनेट है इंडो पैसिफिक रीजन के, हम चाहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर हो, सब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, सिक्योरिटी हो, तो उसके ही एक्चुअली सिंक में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। अब देखिए खुद मतलब आसियान नेशंस कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर के पीएम कह रहे हैं कि देखो आसियान के लिए जरूरी है इंडिया, दो प्राइम कारणों से। क्या है? दिमाग में रखना, सीधे आपके आंसर में यूज होना चाहिए। पहला है टेक्नोलॉजी। इंडिया टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ रहा है, साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब आप कहेंगे सिंगापुर और ये जो नेशंस हैं आपके आसियान के, क्या है पीछे हैं? देखिए सिंगापुर फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन अगर नई टेक्नोलॉजीज, नए स्टार्टअप्स आ रही हैं और उससे सिंगापुर की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, अन्य आसियान की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, तो बिल्कुल होंगे। कारण क्योंकि टेक एंड स्टार्टअप्स लेकर आते हैं सोल्यूशन टू योर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो उनको जरूरत है इंडिया के इनोवेटिव सॉल्यूशंस की, तो इस वजह से भी उनके लिए जरूरी है इंडिया। तो अब जो हमारी थीम है आज के टॉपिक की, हाउ इंडिया इज विनिंग आसियान, तो हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनको चाहिए और कई सारी लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है, राइट। तो जिसकी वजह से वी आर एक्चुअली विनिंग दिस गेम। नाउ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडियन डायस्पोरा, देखिए अगर दो देशों का एग्जांपल हो, मलेशिया एंड सिंगापुर, 8% एंड 9% इंडियंस हैं वहां पर। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो वहां जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, आर्म फोर्सेस, तो इन सारी इंपॉर्टेंट आर्म्स में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं, राइट। तो अगर वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं महत्वपूर्ण पदों पर, तो भारत के संबंध अगर उनके साथ और मजबूत करने हैं, तो आपको नहीं लगता ये उसमें सहायक साबित होगा? बिल्कुल साबित होगा, जब भारतीय लोग ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, इंडियन डायस्पोरा प्लेज अ वाइटल रोल व्हेनेवर यू टॉक अबाउट फोर्जिंग रिलेशनशिप विद एनी नेशन। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जब यूएस एंड इंडिया के बीच में जो रिलेशंस का टर्न आया था 2004-2005 में 123 एग्रीमेंट, तो उसमें भी इंडियन डायस्पोरा ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। सर्च कीजिएगा सन सिंह चटवाल्स रोल इन 123 एग्रीमेंट इन इंडिया एंड यूएस। तो सर्च कीजिएगा, ये स्टार पॉइंट है मेरी क्लास का। स्टार पॉइंट का मतलब होता है हमारे टॉपिक से अलग है, लेकिन सर्च करेंगे तो थोड़ा ज्ञान में वृद्धि होगी, कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर भारतीय मूल के लोग सिंगापुर में महत्वपूर्ण पोजीशंस पे हैं, तो ये हमें क्या दर्शाता है? सिंगापुर के बारे में दर्शाता है कि सिंगापुर की जो स्ट्रक्चर है वो मेरिटोक्रेटिक है, यानी कि वहां पर वो जो एथनिक रिजेक्शंस होता है ना, जैसे कि
कि भाई हम यहाँ के मूल निवासी हैं तो केवल हमें ही प्राथमिकता दी जाए, जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं उनको प्राथमिकता ना दी जाए। तो हमें ये पता लगता है कि हाँ, ये जो एथनिक प्रिविलेजेस वाली बातें होती हैं ये सिंगापुर में नहीं है, मेरिटोक्रेटिक है। इसी वजह से भारतीय मूल के लोग अपनी काबिलियत से इन महत्वपूर्ण पदों पर आ रहे हैं, है कि नहीं? तो मजबूत वाली बात है ये तो। नाउ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अब सिक्योरिटी में एक तो होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डायलॉग्स, यानी कि भाई देखिए सिंगापुर और वियतनाम, म्यांमार, आप सबको चैलेंजेस हैं किससे? मान लीजिए चाइना से। म्यांमार तो कहेगा नहीं नहीं हमें इतने चैलेंजेस नहीं है, हमें तो काफ़ी फ़ायदा दे रहा है इस वाले मिलिट्री रूल में। तो हम बात करेंगे वियतनाम से, फिलीपींस से। आपको तो प्रॉब्लम है ना चाइना से? कहेंगे जी जी बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो एक तो होता है कि हम नेशन से हम बात करते हैं कि देखो दूसरे नेशन से आपके सिक्योरिटी किस तरीके से थ्रेटेंड है। एक होता है नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि हम बात करते हैं कि देखो पायरेसी का इशू है, टेररिज्म का इशू है, आपका ड्रग्स का इशू है, आपका जो अदर मतलब ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कि नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है सरकार नहीं, सरकार के अलावा प्राइवेट वो लोग एंगेज हैं, लेकिन इससे सिक्योरिटी, ट्रेड सब पर इंपैक्ट होता है। तो ऐसे में आसियान के साथ यहाँ पर संबंध हमारे लिए कामगार साबित होते हैं। इसके बाद है कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी। अब कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? भाई सीधी सी बात है, जब भी हम संबंध की बात करेंगे तो संबंध मजबूत कब होंगे? जब कनेक्शन जो है मजबूत होगा। कनेक्शन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको मजबूत करना है तो ट्रेड के लिए एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना, राइट? तो ऐसे में इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या बिल्कुल लिए हैं, जैसे कि ट्राइलेटरल हाईवे। यहां से देखिए इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये मोरे इन इंडिया एंड मेसॉथ इन थाईलैंड। तो ट्राइलेटरल हाईवे है, हमारा प्लान है कि हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि लाओस कंबोडिया की साइड, ठीक है? तो अभी ये ट्राइलेटरल जो है ये एग्जांपल है हमारी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का। सेकंड है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान इसलिए नाम लिया क्योंकि कालादान रिवर, यहां पर म्यांमार की रिवर। तो ये पर्पस क्या है इसका? देखिए अगर हमें यहां पर यानी कि मिजोरम में अगर हमें सामान पहुंचाना है कोलकाता से, तो अगर हम चिकन इस नेक कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग रूट, राइट? तो ऐसे में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का, तो ऐसे में इट वुड एक्चुअली मेक द स्ट्रेट फार इजियर, राइट? ये रैखाइन स्टेट में पड़ता है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैखाइन स्टेट चर्चा में था कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू, राइट? तो ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इट इज अनदर आउटरीच प्रोग्राम। ADMM++, कहने का मतलब ये है कनेक्टिविटी के बाद और क्या गेम इंडिया प्ले कर रहा है? डिफेंस। इनको डिफेंस की जरूरत है और हमारे पास डिफेंस जो कैपेसिटी है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। ADMM रिप्रेजेंट करता है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, तो प्लस, तो इसके तहत जो उनकी डिफेंस नीड है उसको इंडिया प्रोवाइड करने के लिए टेंडर में ला रहा है। अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में दिख रही होगी ब्रह्मोस, मुझे बताएंगे जरा कौन से देश के साथ हमने रिसेंटली साइन किया था एग्रीमेंट फॉर सेलिंग ब्रह्मोस? याद आ जाना चाहिए, फिलीपींस। एक अलग से वीडियो भी बनाई थी ब्रह्मोस पर मैंने, याद आ रहा होगा आपको, राइट? तो फिलीपींस के ऑलरेडी इशू है चाइना के साथ। फिलीपींस को अगर हम ब्रह्मोस दे रहे हैं तो यानी कि चाइना के लिए हम काउंटर तैयार कर रहे हैं वहां पर, है कि नहीं? तो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के फेवर में है। अब चाइना का काउंटर करना जरूरी क्यों है? हरकतें चाइना की ऐसी हैं, क्या करें? जैसे कि देखिए चाइनीज शिप, एक और ये वाला बताता हूं पहले आपको। देखिए फिलीपींस के जो रीफ्स हैं, मार्च में क्या पता लगा कि 200 चाइनीज वेसल्स ने घेर लिया उसको, और एक्चुअली वो ऐसे लग रहे थे कि फिशिंग है, लेकिन फिशिंग नहीं है। जो उस पे थे वो एक्चुअली एक्स नेवी, चाइनीज नेवी ऑफिसर्स थे। तो चाइना क्या करना चाह रहा है? चाइना बताना चाह रहा है कि देखो हमारे पास ये क्षमता है कि इतने नंबर में हमारे शिप जब कहोगे यहाँ खड़े मिलेंगे। तो ऐसे में जो चाइना के एडवर्सरी हैं जैसे कि इंडिया, उसके साथ ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस के साथ, अगर इंडिया के साथ मिलकर अगर आप चाइना का काउंटर करने की कोशिश करोगे, जब तक वो आपको बचाने आएंगे तब तक लाइन में लगाकर हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी वो ताइवान के खिलाफ ये ब्लॉकेड, मैरीटाइम एंड एयर ब्लॉकेड कर रहा है। ऐसी वियतनाम की फिशिंग वेसल को सिंक कर दिया, कहा कि एरिया अपना है, वियतनाम कहता है हमारा है। तो कहने का मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को लेकर इशू है उस पर चाइना जो है पीसफुल रेजोल्यूशन के पक्ष में नहीं दिखता है। ये वो एरिया है जिसमें चाइना कहता है मेरा, ये कहते हैं यूएन क्लॉज, अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, उसके तहत ये कहते हैं हमारे रीजन है। चाइना कहता नहीं है हमारा रीजन है। ये नेचुरल गैस, ऑयल का मतलब समझ लीजिए हब है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन देशों की, इसके लिए भी ये जरूरी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून इनके फेवर में रहे। तो यहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना अपने आप को डोमिनेंट पावर बनाना चाहता है, सिल्क मैरीटाइम रूट का इस्तेमाल कर रहा है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, अदर देशों में कह रहा है कि हम पैसे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। लॉन्ग टर्म में
चाइना के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा। वियतनाम asserts itself against China's dominance in South China Sea। अब जो टक्कर ले सकता है उसको भारत सपोर्ट करेगा। जैसे वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ONGC विदेश लिमिटेड, भारत की सरकारी कंपनी ONGC की अंतर्राष्ट्रीय आर्म ने ठेका लिया, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लिया नेचुरल गैस का। तो ऐसे में इंडिया सीधे से कह रहा है कि हमने वियतनाम से कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि हम मानते हैं कि एरिया किसका है, वियतनाम का है। चाइना कहता है ये तो डिस्प्यूटेड रीजन है, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया है तो आपको हमारी बात पहले माननी चाहिए थी। आपने अगर बिना हमसे पूछे यहाँ पर अपने मतलब रिगिंग का काम स्टार्ट करें, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करें, तो इसका मतलब है आपने इस डिस्प्यूटेड रीजन को वियतनाम का मान लिया है। तो इंडिया का कहना है कि कुछ सीपैक करके याद आ रहा है क्या आपको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कुछ याद आ रहा है क्या वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, वो भारत का क्षेत्र है और आप वहाँ से रोड लेकर जा रहे हैं बिना हमसे पूछे। कुछ टिट फॉर टैट कुछ याद आ रहा है क्या आपको। खैर, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आसियान में क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखता है। जैसे कि पेंडेमिक के दौरान भारत ने जो मदद दी व्हेन इट कम्स टू आपकी वैक्सीन्स हैं, मेडिकल सप्लाईज हैं, तो उसमें भी भारत ने शो किया कि भाई इस रीजन में जो ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भारत वहाँ पर है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वैसे ही कहा जा रहा है भारत। सिंगापुर ने कहा है हम ट्रांसशिपमेंट हब हैं, हमारे पोर्ट्स यूज़ होते हैं एज ट्रांसशिपमेंट हब। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि अगर आपको साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अगर ट्रेड करना है तो जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंगापुर का, भारत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी क्लोजनेस, राइट। रीसेंट लॉस, अब कुछ और कारण जिसकी वजह से आसियान को हमारी जरूरत है ही है। कारण देखिए, आसियान भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो तब तक करोगे ना जब तक आपका मार्केट रहेगी। अगर यूएस अपनी मार्केट को शील्ड कर रहा है तो उसको किसकी जरूरत है, इंडिया की जरूरत है कि नहीं। तो ऐसे में यूएस अगर आपके हाथ से जा रही है मार्केट तो आपको इंडिया जैसी मार्केट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, है कि नहीं। दूसरा, यूएस ट्रूप्स, अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स का जाना, आप कहेंगे सर इसमें आसियान को क्या प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल प्रॉब्लम हुई। अफगानिस्तान से जाना, साथ में यूएस का जो फोकस है इस रीजन पर ना होना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया नहीं साउथ एशिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो ऐसे में जो क्रेडिबल काउंटर कोई फोर्स है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रांग नेवी है। तो ऐसे में आसियान देशों को अपनी सुरक्षा के लिए भारत की नेवी की जरूरत है। तो ऐसे में हमारे साथ अलाइनमेंट जो है वो लाजमी बन जाती है, ठीक है। तो यानी कि यूएस के ट्रूप का जाना भी आसियान और इंडिया का आसियान गेम अपने फेवर में रखने के लिए बड़ा काम का इशू है। रिसेंटली हमने ताइवान वाले इशू को देख ही रहे हैं, अभी जो चल रहा है, मेरी अलग से वीडियो भी आएगी उस पर। मुद्दा यह है कि ताइवान को जिस तरीके से हैंडल कर रहा है चाइना, तो उससे पता लग रहा है कि एक्चुअली आसियान नेशंस को अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इंडिया के साथ अलाइनमेंट की जरूरत है। क्लियर है बात। नाउ इशू बिटवीन इंडिया एंड आसियान, अगर क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछ ले क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, फिर क्या करोगे, तो यानी कि आपको कुछ चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे। सब कुछ अच्छा ही थोड़ी ना है इंडिया आसियान के बीच में, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला चैलेंज है सिक्योरिटी चैलेंज। जैसे कि हमने टेररिस्ट अटैक देखे अपने ऊपर, तो एक्चुअली ये इंडिया की कैपेबिलिटी पर शक कराता है अमंग आसियान नेशंस कि अगर भारत में ही पाकिस्तान समर्थित या चाइना समर्थित कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स आकर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो अगर फिर भारत इनको सुरक्षा कैसे दे सकता है, ये एक चैलेंज उभर कर आता है। दूसरा, एक्सपोर्ट। भारत एक्सपोर्ट करना चाहता है आसियान में, लेकिन अभी हमारी एक्सपोर्ट जो पोटेंशियल है आसियान में और जो एक्सपोर्ट की क्षमता है उसमें गैप नजर आता है। देखिए, डायरेक्ट जो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ डायमेंशंस, उसको ध्यान रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। You will have more than enough dimensions to write. एक क्वेश्चन आएगा 200 वर्ड, राइट, एंड यू हैव मोर देन एनफ डायमेंशन अक्रॉस पैराडाइम, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी हो गया, दूसरा एक्सपोर्ट हो गया, तीसरा देखिए प्रोएक्टिवनेस, यानी कि आसियान एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया शुड बी प्रोएक्टिव नॉट जस्ट इन मीटिंग्स बट ऑल्सो फुलफिलिंग द प्रोमिसेस। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोमिसेस करते हैं बट देयर इज अ लैग व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रोमिसेस, तो ये भी एक गैप है, नेगेटिव बात है। बायलेटरल, आसियान का कहना है कि हम हैं मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, यानी कि इतने सारे देश, 10 देश साथ में हैं, ऑब्जर्वर भी साथ में रखते हैं, अदर देश भी साथ में रखते हैं, लेकिन इंडिया जो है बायलेटरल एंगेजमेंट पर फोकस करता है। जैसे कि
जब इंडिया आरसीईपी से बाहर आया तो आसियान का कहना यह था कि इंडिया आरसीईपी से इसलिए भी बाहर आया क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बायलेटरल लेवल पर आसियान के जो मेंबर नेशंस है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ नेशंस के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखता है, यानी कि इंडिया बायलेटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने पर लगा हुआ है रेदर देन मल्टीलेटरल जो फोरम है आसियान इसके साथ रिलेशंस को इंप्रूव करने पर। तो ये भारत पर इल्जाम लगाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब इस इशू में आपकी मास्टरी हो गई होगी। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए करंट से। द IMF has slashed India's growth forecast for 2023 80 basis point. How many? मतलब अभी डेटा से क्वेश्चन आया, 8.2% से कितना घटा दिया है? तो आंसर इज A. Now just take a look over this question. Examine यानी कि क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या है? विश्लेषण करना है आपको। Examine the underlying tenets of ASEAN centrality. सबसे पहले तो ये फोकस करने के लिए आपको कह रहा है कि जो आसियान सेंट्रलिटी वर्ड है इस पर फोकस करो। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली दिस मीन्स कि जब भी हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करेंगे तो इसका जो रीजनल आर्किटेक्चर है, रीजनल आर्किटेक्चर शब्द का मतलब होता है कि ऐसे में आपस में ये देश किस बेसिस पर एंगेज करते हैं, whether we talk about trade, we talk about security or any political issue which actually world is facing. ठीक है, तो उस मुद्दे पर ये जो क्षेत्र है इसका फैसला क्या होगा, इसका रुख क्या होगा, इसमें आसियान एज अ ग्रुपिंग जो है वो सेंट्रल है, यानी कि रीजन आसियान लेड है। तो टीनेट नाउ एंड हाउ इंडियाज इंटरेस्ट एक्शंस आर अलाइंड टू इट। अब जो आसियान सेंट्रलिटी है मींस आसियान के ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स दिस रीजन, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का जो अलाइनमेंट है कि भाई हम चाहते हैं चाइना की जो एक्सपेंशनरी टेंडेंसीज हैं उसको रोका जाए, साथ में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, शांति हो, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंज उस पर भी हम साथ आना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा ये है, ये कह रहा है कि इंडिया के इंटरेस्ट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है इंडिया के इंटरेस्ट कैसे अलाइन होते हैं इसके साथ, और केवल इंटरेस्ट ही नहीं एक्शन भी। तो यानी कि आज के लेक्चर में जो हमने एक्शंस की बात की, इंटरेस्ट की बात की, एक्शंस का मतलब जो भारत ने किया है इस क्षेत्र में, सब कुछ आपको यहीं पर डिस्कशन में मिल गया है। आपको इसको फ्रेम करना है एग्जामिन के फॉर्म में। एग्जामिन का मतलब है कि कुछ बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी के लास्ट पार्ट में कुछ क्रिटिकल असेसमेंट वाले पॉइंट भी रखिएगा। कंक्लूजन आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, यानी कि करंट डेवलपमेंट को कोट कीजिएगा। तो आई थिंक इट इज सॉर्टेड फॉर यू। इफ इट इज क्लियर टू यू, मेंशन ऑल क्लियर, जस्ट मेंशन ऑल क्लियर, कम ऑन। फिर मिलते हैं। बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन मैंने दे ही दी थी। जीएस फाउंडेशन बैच, पीएसआर ऑप्शनल बैच, दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। त्यागी लाइव कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, क्लासेस में भी मिल सकते हैं। टेक केयर।